प्रिय विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। कल हमने बात की थी थायोफिन के बारे में। आज हम बात करेंगे पिरिडिन या एजीन के बारे में। पिरिडिन या एजीन के बारे में। पिरिडिन जो है कोलतार व अस्थितिल में पाई जाती है। अस्थितिल में पाई जाती है और कई एल्केलाइडों का अपघटन उत्पाद भी है। प्रिपरेशन देखते हैं। पहला जैसे कोलतार से, कोलतार के लाइट ऑयल के प्रभाव में पिरिडिन, एल्किल पिरिडिन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एवं फिनॉल पाए जाते हैं। जब इस हल्के तेल को तनु H2SO4 से अभिकृत करवाया जाता है तो पिरिडिन एवं अन्य क्षारीय पदार्थ लवण बनाकर घुल जाते हैं। इस जलीय सतह को यदि NaOH के द्वारा उदासीन किया जाए तो सारे क्षारीय पदार्थ गहरे भूरे रंग की तेलीय सतह के रूप में मुक्त हो जाते हैं। इस तेलीय सतह को पृथक कर लिया जाता है और इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाकर पिरिडिन को प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन व हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण को लाल रक्त तप्त नली से गुजारने पर पिरिडिन का फॉर्मेशन होता है। एसिटिलीन प्लस हाइड्रोजन साइनाइड और एसिटिलीन रेड हॉट ट्यूब गुजारते हैं तो पिरिडिन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड मेथड से फ्रॉम पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड, एक साल्ट है। फ्रॉम पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड। जब इस साल्ट को गर्म करने से पिपरिडिन बनता है जो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होकर पिरिडिन बना लेता है। तो बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। पेंटामेथिलीन है तो 5 CH2 होंगे, साल्ट है तो NH2.HCl और NH2.HCl। जब इसको हीट किया जाता है तो पिपरिडिन बनता है और अमोनियम क्लोराइड और HCl रिमूव हो जाते हैं और बनता है एक साइक्लिक कंपाउंड पिपरिडिन। और जब इसका H2SO4 के साथ हीट किया जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन होती है और पिरिडिन बनता है। इसके बाद बात करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज से बात करते हैं तो ये एक रंगहीन द्रव है, कलरलेस लिक्विड है, रंगहीन द्रव है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी गंध बड़ी अरुचिकर होती है। यह जल के साथ प्रत्येक अनुपात में विलेयशील होता है। इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 2.3d होता है। इसी कारण इसमें वांडरवाल आकर्षण अधिक होता है और इसका क्वथनांक बेंजीन की तुलना में अधिक हो जाता है। वांडरवाल्स फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेंजीन की तुलना में अधिक हो जाता है। यह कहीं कार्बनिक यौगिकों के लिए एक उत्तम विलायक की भांति भी कार्य करता है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेन है इसका बेसिक कैरेक्टर।
कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पिपरिडिन, पिरिडिन और एजोल के बारे में बेसिसिटी ऑर्डर पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। पिरिडिन एक तीव्र क्षारीय यौगिक होता है। इसका जो पीकेबी का मान होता है 8.8 होता है, जो कि लगभग एनिलीन के पीकेबी मान 9.4 के लगभग बराबर है। संरचना की दृष्टि से यदि हम इसकी नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक पिरोल के साथ तुलना करें तो यह पिरोल से कहीं अधिक क्षारीय होता है। पिरोल के लिए पीकेबी का मान 13.6 होता है। इसके कारण को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि पिरोल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें और हम पिरिडिन की स्ट्रक्चर देखें, दोनों के पास लोन पेयर उपलब्ध है, लेकिन पिरोल के जो लोन पेयर हैं वह रेजोनेंस में भाग ले लेते हैं, जिसके कारण वह किसी भी प्रोटॉन को देने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। जबकि आप देखोगे पिरिडिन के जो लोन पेयर हैं वह रेजोनेंस में भाग नहीं लेते हैं, जिसके कारण यह किसी भी प्रोटॉन को देने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके कारण पिरिडिन की जो बेसिक नेचर है वह पिरोल से अधिक हो जाती है। यदि हम पिरिडिन के क्षारीय गुण की तुलना एलिफेटिक टर्सरी अमीन के साथ करें, अब हम बात करते हैं टर्सरी अमीन के साथ, तो इसमें तो पता चल गया कि कौन ज्यादा बेसिक है, पिरिडिन। लोन पेयर के कारण लोन पेयर आसानी से प्रोटॉन को दे देता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में बिकॉज अनुनाद में भाग नहीं लेते। किसमें? इसके। और ये नहीं दे पाता है, क्यों? जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस का हिस्सा है, अतः प्रोटॉन के लिए उपलब्ध नहीं, अतः बेसिक नेचर कम। अब हम बात करते हैं एलिफेटिक अमीन के साथ। कोई टर्सरी अमीन है जिसके पास भी लोन पेयर है, ये CH3 ये CH3 और पिरिडिन, दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो आप देखोगे कि एलिफेटिक तरतीब अमीन में नाइट्रोजन परमाणु जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और जबकि ये नाइट्रोजन परमाणु sp2 है। अतः पिरिडिन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के नाभिक के अधिक नजदीक होगा, नो डाउट। जिसके अंदर sp2 संकरण होता है उसकी अट्रैक्शन पावर भी ज्यादा होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स के नाभिक के नजदीक रहेंगे और अधिक आकर्षण बल से बंधा रहेगा। अतः पिरिडिन का अणु प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से नहीं देगा, जितनी आसानी से ट्राइमेथिल एमीन का अणु दे सकता है। इसी स्थिति में पिरिडिन ट्राइमेथिल एमीन की तुलना में दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो यहां दुर्बल क्षार कौन है? ये पिरिडिन। अब एक और कंपाउंड है जिसके बारे में बात करते हैं कि पिरिडिन एक प्रबल क्षारीय यौगिक है, अतः खनिज अम्लों के साथ ये क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। पिरिडिन जो है क्षारीय है, यह खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके साल्ट का फॉर्मेशन करता है, और मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करके यह चतुष्क अमोनियम लवण बनाता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हमारा पिरिडिन है, HX के साथ खनिज एसिड कोई भी है उसके साथ रिएक्शन करता है, ये बन गया पिरिडिन हाइड्रोजन हैलाइड अथवा पिरिडिनियम हैलाइड। इसी प्रकार इसकी रिएक्शन हम मेथिल आयोडाइड के साथ कराएं तो भी ये साल्ट का फॉर्मेशन करेगा।
एन मेथिल पिरिडीनियम क्लोराइड, एन मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड। इस चतुष्क अमोनियम लवण को यदि 300 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया जाए तो अणु रीअरेंज होकर 2 व 4 मेथिल पिरिडीन बनाता है। इसे हाफ मान मार्सन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो हाफ मान मार्सन मेंट, ये जो साल्ट है इसको थ्री 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो HI रिमूव हो जाता है और 2 या 4 मेथिल पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। और इस रूल को क्या बोलते हैं? हाफ मान मार्सस रीअरेंजमेंट। इस प्रकार हमने देखा पिरिडीन के बारे में। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन, यदि पिरिडीन को उत्प्रेरक निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाए तो हेक्साहाइड्रोपिरिडीन, जिसे पिपरिडीन कहते हैं, बनता है। पिरिडीन को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में या सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में जब इसको गर्म किया जाता है तो पिपरिडीन बनता है, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। आपने देखा इस अभिक्रिया में पिरिडीन के तीनों द्वितीय बंध संतृप्त हो जाते हैं, लेकिन यदि पिरिडीन का अपचयन एथेनॉल की उपस्थिति में लिक्विड अमोनिया में सोडियम धातु के साथ कराया जाता है तो केवल एक द्वितीय बंध संतृप्त होता है और 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडीन बनता है। इस अभिक्रिया को बर्थ रिडक्शन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है बर्थ रिडक्शन। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई, बहुत ही सिंपल है, कराना हमें रिडक्शन है, लेकिन सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। तो 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। अगर उत्प्रेरक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया जाए तो भी केवल एक ही द्वितीय बंध का सैचुरेशन होता है, लेकिन वह द्वितीय बंध कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे कि पिरिडीन लिया हमने, रिडक्शन वही कराया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये N 1,2-डाइहाइड्रो, यहां हमें ध्यान रखना है सहयुग्मन जो है, कॉन्जुगेशन जो है वह विचलित नहीं होता है। ये दो डबल बॉन्ड लगातार ही आ रहे हैं, जो बॉन्ड सैचुरेशन हुआ है वो 1,2 वाला हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। पिरिडीन जो है इलेक्ट्रोफाइलों के प्रति अत्यंत ही निष्क्रिय यौगिक है और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न कराने के लिए अत्यंत ही तीव्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसका कारण है कि नाइट्रोजन परमाणु के अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण
वलय पर -I प्रभाव पड़ता है और वलय में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो जाता है और वलय का भाग धनावेशित हो जाता है। बहुत ही सिंपल बात है। अगर आप देखोगे उसकी जो स्ट्रक्चर्स है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 2.3 डिवाइड होता है और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का -I इफेक्ट होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के कारण वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और जब वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इट्स मीन वलय का भाग धनावेशित हो गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण यह भी है कि पिरिडिन के नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कि आसानी से प्रोटॉन को उपलब्ध किया जा सकता है। अतः इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए जब कोई प्रबल अम्ल डाला जाता है तो तुरंत इस नाइट्रोजन परमाणु का प्रोटोनीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन परमाणु धनावेशित हो जाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। अब दूसरा कारण भी आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पाया जाता है। यदि हम इसकी रिएक्शंस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, इन नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर लेगा, इनको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण क्या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ जाएगी और वह पास के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, जिसके कारण भी रिंग के अंदर धनावेश आ जाता है। इन कारणों से पिरिडिन में मंद परिस्थितियों में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तो संपन्न ही नहीं होती है। -I प्रभाव चूंकि ऑर्थो व पैरा स्थिति 2, 4, 6 स्थितियों पर मेटा अर्थात 3 व 5 स्थितियों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। अब आप देखोगे जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखेंगे कि जो -I प्रभाव है ऑर्थो व पैरा स्थिति 2, 4, 6 स्थिति पर मेटा अर्थात 3 व 5 स्थितियों की तुलना में अधिक प्रभावी है। अतः 3 व 5 स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः पिरिडिन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन इन स्थितियों पर होता है। तो इसमें दो प्रकार की पोजीशन है, एक तो होती है ऑर्थो एंड पैरा और दूसरी होती है मेटा। अगर हम इसको करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तो आप देखोगे 2, 4 और 6, 2, 4 एंड 6 ये तो है ऑर्थो पोजीशन और जो मेटा पोजीशन है वो आ गई 3 और 5। तो ये जो 2, 4, 6 स्थिति हैं, अगर हम जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम देखेंगे कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक प्रभावी है, सॉरी कम है, जिसके कारण यहां इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना इजी नहीं होगा। लेकिन 3 व 5 पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो, 4, 6 से अधिक है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल आसानी से 3 व 5 पर जुड़ जाएगा। पिरिडिन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन का स्थिति 3 पर संपन्न होने का एक और प्रमुख कारण है इनके मध्यवर्ती आयन का स्थायित्व। जो भी इंटरमीडिएट बनता है उसका स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रोफाइल पिरिडिन नाभिक पर यदि 2 अथवा 4 पर आक्रमण करे तो बने हुए मध्यवर्ती आयन की अनुरोधी संरचनाओं में एक ऐसी संरचना भी बनती है जिसमें ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु पर 2 सहसंयोजक बंधों के साथ धनावेशित अवस्था में है, अर्थात उसका इलेक्ट्रॉन का षटक पूर्ण नहीं है। अतः यह संरचना अत्यंत अस्थायी होती है। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण स्थिति 3 पर होता है तो ऐसी कोई अस्थायी संरचना नहीं बनती है। यही कारण है कि पिरिडिन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन स्थिति 3 पर होती है। अब हम देखते हैं स्थिति 2 पर। स्थिति 2 पर प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशंस। तो सपोज करो ये हमारा कंपाउंड है पिरिडिन, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये स्थिति 2 भी 2 होते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये E और H E जुड़ गया, ये था ये। अब हम क्या करेंगे, रेजोनेंस कराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए H रिलीव हो जाएगा और साइक्लाइजेशन एरोमेटिकरण कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन आप देखोगे कि इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है जो अनस्टेबल है, जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। इसके बाद हम स्थिति 4 पर भी देख सकते हैं। स्थिति 4 पर भी यही कंडीशन आएगी, जो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब स्थिति 3 पर देखते हैं। स्थिति 3 पर प्रतिस्थापन, तो वही स्ट्रक्चर है हमारी। ये N लिया, पिरिडिन लिया, प्लस इलेक्ट्रोफाइल 1 2 3, मतलब 3 नंबर ये पोजीशन है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती ही ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने पर क्या होगा, ये N तो यही है, ये डबल बॉन्ड भी यही है, ये डबल बॉन्ड भी यही है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। ये H और ये E, ये कनेक्ट हो गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस होगा तो ये यहाँ जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये H और E पहले से है, और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेक्स्ट, वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये E है, ये H है, और H को प्रोटॉन के रूप में रिमूव हो जाएगा। और स्थिति 3 पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। अब आपने देखा इन संरचनाओं में नाइट्रोजन के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, जो ये इंडिकेशन देता है कि इसकी मुख्य अभिक्रिया 3 नंबर पोजीशन पर ही संपन्न होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन सेम रिएक्शन है जो पिरोल में होती है, बस पोजीशन चेंज है। यहां हमने फ्यूमिंग HNO3 लिया है सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा, 3 नंबर पोजीशन पे। तो 3 नाइट्रो पायरिडीन बन जाएगा। इसके बाद सल्फोनेशन करते हैं, सेकेंड रिएक्शन सल्फोनेशन, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, जो कि कठिन काम है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम H2SO4 डालेंगे तो प्रोटॉन क्या करेगा, लोन पेयर के साथ जुड़ जाएगा। 20% ओलियम H2SO7 को थोड़े से मर्क्यूरिक एसिडेट की उपस्थिति में पिरिडिन के साथ 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पिरिडिन 3 सल्फोनिक अम्ल की लगभग 70% प्राप्त होती है। तो H2SO7 ओलियम बोलते हैं उसको हम। मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो पिरिडिन 3 सल्फोनिक एसिड बनता है। इसके बाद हेलोजिनेशन की बात करते हैं। थर्ड, हेलोजिनीकरण सिंपल है। हेलोजिनीकरण भी 3 नंबर पोजीशन पे ही होगा। क्लोरीनेशन करवा रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। 3 क्लोरो पिरिडिन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ब्रोमीन का ब्रोमिनेशन थोड़ा सा डिफर है क्लोरीन की तरह, सॉरी क्लोरीन से। चारकोल की प्रेजेंस में कराया जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मिक्सचर प्राप्त होता है हमें 3 ब्रोमोपिरिडिन प्लस 3,5 डाइब्रोमोपिरिडिन का। तो कंपटीशन के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। 3 ब्रोमोपाइरिडिन और 3,5 डाई ब्रोमोपाइरिडिन का फॉर्मेशन होता है।
इसी प्रकार उपयुक्त अभिक्रिया को यदि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न किया जाता है तो अभिक्रिया जो है वो मुक्त मूलक क्रिया विधि से द्वारा संपन्न होती है। वह 2 ब्रोमो तथा 2,6 डाई ब्रोमो का डेरिवेटिव प्राप्त होता है। सेम अभिक्रिया है, लेकिन हमने क्या किया है, मैकेनिज्म के लिए टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या हो गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गई। जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुई, प्रोसीजर सारा उलट गया। 2 ब्रोमोपिरिडिन प्लस 2,6 डाई ब्रोमोपिरिडिन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएं तो 3 एसिटॉक्सी मर्क्यूरी पिरिडिन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार हमने देखा कि पिरिडिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी प्रकार पिरिडिन कुछ नाभिक संधि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत आसानी से देता है, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।